हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज की वीडियो में मैं GIP-MER का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फार्मासिस्ट का जो कि 2014 में कंडक्ट किया गया था उसको डिस्कस करूंगा। तो इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में चैनल पे आ चुका है एंड उसमें मैंने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे एंड रिमेनिंग कुछ और क्वेश्चन 30+ क्वेश्चन इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अ पेशेंट ब्रिंग्स इन अ वाइल ऑफ क्लाउडी रेगुलर इंसुलिन एंड द एग्जामिनेशन ऑफ द मेडिकेशन प्रोफाइल रिवील्स साइमल्टेनियस यूज ऑफ NPH एंड रेगुलर इंसुलिन। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द क्लाउडी अपीयरेंस। तो एक पेशेंट है, वो एक वाइल लेके आता है जिसमें रेगुलर इंसुलिन है और वो क्लाउडी अपीयर कर रही है। तो जब उसकी मेडिकेशन प्रोफाइल की एग्जामिनेशन की जाती है तो उससे पता लगता है कि जो हमारा NPH है, NPH दैट इज न्यूट्रल प्रोटामाइन हेजडोर्न, तो जो हमारा NPH है एंड रेगुलर इंसुलिन है उसका साइमल्टेनियस यूज़ किया गया है। तो हमें ये बताना है कि इसमें से मोस्ट प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन क्या है उस रेगुलर इंसुलिन की क्लाउडी अपीयरेंस की। तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो पहले बात करूं NPH की, तो NPH की फुल फॉर्म होती है न्यूट्रल प्रोटामाइन हैजिडोर। तो ये एक स्पेशल टाइप की प्रेपरेशन होती है हमारी रेगुलर इंसुलिन की ही। तो इसमें जो हमारी प्रोटामाइन सस्पेंशन होती है वो इंसुलिन के इंजेक्शन के बाद उसके रिलीज़ को स्लो करने के लिए अलो करती है, ताकि जो हमारा NPH इंसुलिन है वो एक लॉन्ग टर्म कंट्रोल करे मेटाबॉलिज्म का। तो जो हमारी NPH इंसुलिन है उसका इफ़ेक्ट 10 to 14 आवर्स तक रहता है एंड ये ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को 1 to 2 आवर्स में इसका इफ़ेक्ट जो है वो शो हो जाता है। तो इसकी जो क्लाउडी अपीयरेंस की वजह है वो इंसुलिन को कॉन्टामिनेट होने की वजह से हो जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि जो इसमें मोस्ट प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन है क्लाउडी अपीयरेंस की वो इसलिए है क्योंकि जो हमारी इंसुलिन है वो कॉन्टामिनेट हो गई है। The next question है, which of the following should be reported to the prescriber indicating an adverse drug reaction to Montelukast। तो इनमें से हमें बताना है कि Montelukast का adverse drug reaction क्या है। तो बात करूँ Montelukast की, तो Montelukast जो है वो हमारा एक एंटी अस्थमेटिक ड्रग है, एंटी अस्थमेटिक ड्रग है और ये एक ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो कि माइल्ड अस्थमा में यूज़ होता है। तो इसके जो कॉमन टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आ जाती है, फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट हो गया या फिर कफ हो गई या स्टमक पेन हो गया या डायरिया हो गया, ईयर इन्फेक्शन, रनी नोज़ एंड साइनस इन्फेक्शन। ये कुछ कॉमन टाइप के इसके साइड इफ़ेक्ट हैं मोंटेलुकास्ट के। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कि जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उनमें इंक्रीज आना एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन है मोंटेलुकास्ट के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओरल मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड विद फूड। तो इनमें से कौन सी ओरल मेडिकेशन जो है वो हमें फूड के साथ देनी चाहिए। तो इसमें जो हमारी सेक्विनावेर है वो हमें फूड के साथ एडमिनिस्टर करनी चाहिए। तो जो इसका मेन रीज़न होता है किसी भी मेडिकेशन को फूड के साथ देने का, वो ये होता है कि जो भी उसकी वजह से ड्रग की वजह से साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं उनको रिड्यूस करना। साइड इफ़ेक्ट जैसे कि स्टमक इरिटेशन हो रही है जिसमें इंडाइजेशन होगी, स्टमक इन्फ्लेमेशन होगी या अल्सर्स हो गए, तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम ड्रग को फूड के साथ एडमिनिस्टर करते हैं। एंड ऑल्सो इसका एक और बेनिफिट भी होता है कि बायो अवेलेबिलिटी को भी मैक्सिमाइज किया जा सके। अगर इसमें बात करूँ मैं एटेनोलोल की, तो एटेनोलोल को बिफोर बेड टाइम, सोने से पहले जो है वो दिया जाता है। देन बात करूँ फ्लूकोनाजोल की, तो फ्लूकोनाजोल को
खाने से पहले या खाने के बाद भी दे सकते हैं। एंड जो हमारी लीवोफ्लोक्सासिन है उसे या तो खाने से 1 घंटा पहले या खाने के 2 घंटे बाद जो है वो दिया जाता है। The next question है, a pharmacist calls the physician to report an increase in INR for a patient on warfarin protocol. Which one of the following drugs is most likely to account for this observation? तो एक फार्मासिस्ट है वो फिजिशियन या डॉक्टर को रिपोर्ट करता है कि पेशेंट जो कि वारफरिन प्रोटोकॉल पे है, वारफरिन दी जा रही है उसको, उसमें जो INR लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ आ रहे हैं। तो इनमें से कौन सा जो है वो इस ऑब्जर्वेशन के लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबल है, इनमें से कौन सा ड्रग इस ऑब्जर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले बात करूँ INR की। जो हमारा INR है, INR होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो। तो अगर इंक्रीज हो जाती है, अगर इंक्रीज आ जाता है INR रेशो में, तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा ब्लड है वो क्लोट होने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारी ड्रग आती है सीफोटिनन, तो ये क्या करती है, सीफोटिनन हमारी वारफरिन के साथ इंटरेक्ट करती है और पेशेंट के INR वैल्यू को इंक्रीज कर देती है एक ज़्यादा लेवल तक इंक्रीज कर देती है जब हम उनको अदर एंटीबायोटिक्स के साथ कंपेयर करें जो कि UTI ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं। तो सीफोटिनन जो है वो इस ऑब्जर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है INR इंक्रीज के लिए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट weighs 148 lb is to receive enoxaparin 1.5 mg per kg subcutaneously daily for 7 days. Calculate the total daily dose. तो एक पेशेंट है, उसका वेट 148 lb है, उसको एनोक्सापैरिन दी जा रही है सबक्यूटेनियसली, कितनी डोज में, 1.5 mg पर kg में 7 दिनों के लिए डेली दी जा रही है। तो उसमें हमें टोटल डेली डोज कैलकुलेट करनी है। पहले बात करूं एनोक्सापैरिन की, तो एनोक्सापैरिन जो है वो यूज़ की जाती है जो भी पेशेंट हैं जो कि बेड रेस्ट पे हैं या हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट वाले जो भी पेशेंट हैं, उनकी लेग्स में ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए एनोक्सापैरिन जो है वो यूज़ की जाती है। अब इसमें हमें टोटल डेली डोज कैलकुलेट करनी है। तो टोटल डेली डोज कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फार्मूला होता है। टोटल डेली डोज को मैं TDD लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये होता है वेट मल्टीप्लाई बाय डोज, कि कितनी डोज दी जा रही है और पेशेंट का वेट कितना है। तो अब वेट है हमारे पास 148 lb एंड डोज है 1.5 mg पर kg। ठीक है, 1.5 mg पर kg, ये दोनों यूनिट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम वेट को केजीज में, हमारा वेट है वो है हमारा 148। अब 148 lb है, पाउंड्स है, तो 148 को केजीज में कन्वर्ट करने के लिए 2.2 से डिवाइड करेंगे, जिसके बाद हमें रिजल्ट मिलेगा 67.27। ठीक है, तो अब सिंपली हम फॉर्मूला में पुट करेंगे टोटल डेली डोज इज इक्वल टू वेट आ गया हमारा 67.27 मल्टीप्लाई बाय डोज है हमारी 1.5, दोनों यूनिट्स केजी में आ गई अभी। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100.9 mg। तो 100.9 mg डोज जो है वो रिक्वायर्ड रहेगी डेली के लिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेफ एंटी एमेटिक ड्रग यूज इन मॉर्निंग सिकनेस। तो मॉर्निंग सिकनेस के लिए सेफ एंटी एमेटिक ड्रग कौन सा है, तो ये ड्रग होता है हमारा डाइमेनहाइड्रेट। डाइमेनहाइड्रेट हमारा मॉर्निंग सिकनेस में सेफ एंटी एमेटिक ड्रग कंसीडर किया जाता है। तो जो हमारा डाइमेनहाइड्रेट है ये एक एंटी हिस्टामाइन है, एंटीहिस्टामाइन है। ये मेटाबोलाइज होता है अपने एक एक्टिव इंग्रेडिएंट में जो कि होता है हमारा डाइफेनहाइड्रामेन। ठीक है,
और इसकी वजह से एंटी एमेटिक एफिकेसी जो है वो ऑब्टेन होती है। अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ डाइफेनहाइड्रामिन की, तो ये मेनली यूज़ होता है जो भी हमारी आइज़ हैं, अगर उनमें रेडनेस है या इरिटेशन है या इची आइज़ हो रही हैं या वाटरी आइज़ हो रही हैं, तो उसको रिलीव करने के लिए डाइफेनहाइड्रामाइन यूज़ किया जाता है। कि जो मॉर्निंग सिकनेस में सेफ एंटीमेटिक कंसीडर किया जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, डाइमेनहाइड्रेनेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल इंजेक्शन थेरेपी फॉर इरेक्टाइल डेफिशिएंसी में इंक्लूड। तो इन ड्रग्स में से हमें बताना है कि लोकल इंजेक्शन थेरेपी कौन सी होगी इरेक्टाइल डेफिशिएंसी के लिए। तो बात करूँ सिल्डेनाफिल की, तो सिल्डेनाफिल जो है वो ओरली दी जाती है, ओरल प्रिपरेशन है, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए ही होती है, और ये जो है वो PDE5 इन्हिबिटर है। ठीक है, PDE5 इन्हिबिटर, दैट इज फॉस्फोडाइएस्टरेज इन्हिबिटर है। देन बात करूँ प्राजोसिन की, तो जो हमारी प्राजोसिन है ये भी ओरली दी जाती है, ओरल, एंड ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है या अल्फ़ा ब्लॉकर भी है, ये एक अल्फ़ा ब्लॉकर कैटेगरी का एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। देन बात करूँ योहिम्बिन की, तो योहिम्बिन जो है वो हमारी अल्फ़ा 2 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, ये भी ऑरली दी जाती है, एंड माइड्राइट्रिक और ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए ये दी जाती है। देन बात करूँ अल्प्रोस्टाडिल की, तो ये हमारी एक इंजेक्शन थेरेपी है, आईवी फॉर्म में दी जाती है, और ये हमारी एक बेसोडाइलेटर है जो कि इंक्रीज़ करता है ब्लड फ्लो को बाय एक्सपेंडिंग ब्लड वेसल्स, और ये मेडिसिन इरेक्टाइल इरेक्शन कॉज करती है क्योंकि ये जो हमारा पेनिस है उसके ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा राइट हो जाएगा, दैट इज़ अल्प्रोस्टाडिल इज़ द लोकल इंजेक्शन थेरेपी फॉर इरेक्टाइल डेफिशिएंसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यूटी प्रोलोंगेशन अकर्स विद, तो क्यूटी प्रोलोंगेशन इनमें से किस ड्रग के साथ अकर होती है। ठीक है, तो जो हमारा गेटिफ्लोक्सासिन है, गेटिफ्लोक्सासिन के साथ क्यूटी प्रोलोंगेशन होती है। अब बात करूँ क्यूटी प्रोलोंगेशन की, तो ऐसे हमारा हार्ट रिदम का एक ग्राफ होता है इस टाइप का, तो यहाँ पे जो है वो P होता है, ये वाला जो नीचे गया ये Q, ऊपर वाला ये S, सॉरी R, ये वाला S, एंड ये T। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी PQ, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक PR आ जाएगी, यहाँ से Q से लेके T तक QT आ जाएगी। ठीक है, और ये वाली QRS आ जाएगी। तो जो हमारा ये QT इंटरवल है, QT इंटरवल होता है, इसको जो है वो इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है, इसको बढ़ा देती है हमारी गेटिफ्लोक्सासिन। जो इसमें करेक्ट QT इंटरवल है मैन में वो होता है 0.45 सेकेंड या उससे कम, विमेन में यही वैल्यू रहती है 0.47 सेकेंड, और सिंपली 47 सेकेंड या उससे कम, एंड 45 सेकेंड इन मेंस। तो गेटिफ्लोक्सासिन क्या करती है, ये हमारे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके क्यूटी प्रोलंगेशन को इंक्रीज कर देती है, और ये मोस्टली फ्लोरोक्विनोलिन एंटीबायोटिक्स में आती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर। तो इनमें से अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर कौन सा है। तो जो हमारा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है वो होता है एस्मोलोल। एस्मोलोल को ब्रेवी ब्लॉक भी कहते हैं, और ये एक आईवी प्रिपरेशन है, इंट्रावेनस दी जाती है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, एंड मेनली ये कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। इसका जो टी हाफ है वो अराउंड 9.2 मिनट्स है, 9.2 मिनट्स में ही अपना काम कर देती है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव इन न्यूमोसिस्टाई कैरिने इन्फेक्शन। इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो न्यूमोसिस्टाई कैरिने इन्फेक्शन के लिए इफेक्टिव है। तो जो हमारा कोट्रिमोक्साजोल है, जो कि ट्राईमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल का कॉम्बिनेशन है, ये हमारा न्यूमोसिस्टिक कैरिने इन्फेक्शन के लिए इफेक्टिव रहता है। अगर बात करूँ कीटोकोनाजोल की, तो कीटोकोनाजोल हमारा कैंडिडियासिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, इस टाइप की इन्फेक्शंस के लिए यूज़फुल रहता है। जो हमारा मेट्रोनिडाजोल है, मेट्रोनिडाजोल मेनली एक बैसिलस फ्रैगिलिस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, उसके लिए यूज़फुल रहता है, इफेक्टिव रहता है उसके अगेंस्ट। एंड एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्राइडियम डिफिसिले, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्लोस्ट्राइडियम डिफिसिले, इसके लिए मेट्रोनिडाजोल जो है वो इफेक्टिव रहता है। ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। देन बात करूँ फ्लूकोनाजोल की, तो फ्लूकोनाजोल हमारा एंडेमिक फंगाई, हिस्टोप्लाज्मा, ब्लास्टोमाइसिस या कोकीडियोड्स, इस टाइप के इन्फेक्शंस के लिए इफेक्टिव रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सॉलिड और सेमी सॉलिड मास मेंट टू बी इंसर्टेड इनटू बॉडी ओरिफाइस इज कॉल्ड। तो ऐसी प्रेपरेशन जो कि सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड इन नेचर है और उसको हमारे बॉडी ओरिफाइस मींस बॉडी कैविटी के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, तो वो प्रेपरेशन कौन सी है। तो ये होती हैं हमारी स्पोजिटरीज। स्पोजिटरीज सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड मासेस होते हैं जिनको बॉडी ओरिफाइस के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप की स्पोजिटरीज आ जाती हैं, जैसे कि रेक्टल स्पोजिटरी, जिसको रेक्टल रूट के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। देन आ जाती हैं हमारी पेस्टरीज। पेस्टरीज जो हैं वो वेजिनल रूट के थ्रू, वेजिनल स्पोजिटरी भी इन्हें कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पेस्टरीज किस रूट से दी जाती हैं, तो ये वेजिनल रूट से दी जाती हैं। देन बात करूँ बोगीज़ की, BOUGIES, बोगीज़ जो हैं वो हमारी यूरेथ्रल रूट से दी जाती हैं। देन आती हैं हमारी नसल बोगीज़। नसल बोगीज़, तो ये नाम से लग रहा है पता कि ये हमारी नोज़ के थ्रू दी जाती हैं। एंड एक आती हैं ईयर कॉन्स। ईयर कॉन्स ईयर के थ्रू इंसर्ट की जाती हैं। देन इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है एनेमा। तो एनेमा की बात कर लेते हैं। तो एनेमा जो है वो हमारे इंजेक्शंस होते हैं फ्लूइड्स के, जो कि हमारे जो बोवल होता है उसको एम्प्टी करने के लिए या फिर उसको क्लीन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टेबल स्पून फुल इज इक्वल टू। तो 1 टेबल स्पून फुल कितने ml के इक्वल रहता है। तो ये हमारा 15 ml के इक्वल रहता है 1 टेबल स्पून फुल। इसमें और इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ आती हैं, जैसे कि हमारा 1 ड्रॉप के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है 1 ड्रॉप कितने ml के इक्वल होता है, तो ये 0.04 ml के इक्वल होता है। अगर बात करें 1 टीस्पून फुल की, टीस्पून फुल, तो ये हमारा 4 ml रहता है। अगर 1 डेजर्ट स्पून फुल की बात करें, 1 डेजर्ट स्पून की, तो ये हमारा 8 ml रहता है। एंड अगर 1 वाइन ग्लास फुल की बात करें, वाइन ग्लास फुल, तो ये हमारा 60 ml रहता है। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ KCl इज़। तो 1 मिली इक्विवेलेंट KCl की वैल्यू कितनी रहेगी। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला होता है मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू mg इंटू वैलेंस मीन्स वैलेंसी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। तो इसमें अगर हम mg की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो इसमें मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वैलेंसी आ जाएगी। तो इसमें जब हम सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जो हमारा मिली इक्विवेलेंट वो हमारा 1 है,
मॉलिक्यूलर वेट 74.5 है, डिवाइडेड बाय जो बैलेंसी होती है पोटेशियम की के की वो होती है 1, तो ये सिंपली आ जाएगा हमारा mg 74.5 mg। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 1 ACl is 74.5 mg। Then next question है, how many grams of water are needed to make 150 ग्राम of 4% weight by weight solution of potassium acetate। तो हमें 150 ग्राम 4% वेट बाय वेट सॉल्यूशन पोटेशियम एसीटेट का इसको बनाने के लिए कितने ग्राम्स ऑफ वाटर लगेंगे। तो इसमें सिंपल फार्मूला है, दो चीज़ें इसमें डल रही हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ए प्लस वी बन कितना रहा है 150 ग्राम, 150 ग्राम हम बना रहे हैं। मान लेते हैं ए हमें फाइंड आउट करना है, बी हमें 4% दिया हुआ है। 4% किसका दिया हुआ है, 4% 150 का दिया हुआ है एंड इक्वल टू ये 150 ग्राम के इक्वल है। तो अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो ये 150 माइनस 4% ऑफ 150 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 4% हो गया 4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 150, ठीक है, ये हो गया हमारा 4% 150 का। देन इसके आगे आ जाएगा ए इज इक्वल टू 150 माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 150, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 150 माइनस इसकी जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी तो ये आ जाएगी 6। तो फाइनल आंसर ए जो है वो हमारा ग्राम्स ऑफ वाटर कितने रिक्वायर्ड रहेंगे, वो होंगे 144 ग्राम्स। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर फॉर इंजेक्शन इज। तो वाटर फॉर इंजेक्शन क्या होता है, तो ये एक स्टेराइल वाटर होता है जो कि जिसमें पायरोजन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, फ्री फ्रॉम पायरोजन रहता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस्क्रिप्शन। इन द प्रेस्क्रिप्शन द एब्रीविएशन SOS इंडिकेट्स। तो SOS का मतलब क्या होता है, जो प्रेस्क्रिप्शन में एब्रीविएशन यूज़ की जाती है। तो इसका मतलब होता है व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत है तभी उस मेडिसिन को यूज़ किया जाए। लाइक पेन किलर्स में मोस्टली ये यूज़ की जाती है कि जब आपको ऐसा लगे कि आपकी बॉडी में पेन हो रही है तब आप इस मेडिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो नीड ओनली, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस इन द एल्डरली। तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि एल्डरली में नॉन कंप्लायंस के बढ़े हुए रिस्क पे है। तो जो हमारी पॉलीफार्मेसी होती है वो एक फैक्टर है जो कि एसोसिएटेड है विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस इन द एल्डरली। तो बात करूं पॉलीफार्मेसी की, तो पॉलीफार्मेसी इसलिए यूज़ की जाती है जहां पर जो हमारा पेशेंट है वो 5 से ज़्यादा मेडिकेशन उसको रेफ़र की जा रही हैं। तो पॉलीफार्मेसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो गेरियाट्रिक या फिर एल्डर पेशेंट्स को टारगेट करना है जो कि एक मेजर क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं और उनमें कोमॉर्बिडिटी भी है, मींस अदर डिजीज़ भी उसके साथ में प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलीफार्मेसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, which equation is used to predict the stability of a drug product at room temperature from experiments at accelerated temperature। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन यूज़ की जाएगी ड्रग प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए रूम टेम्परेचर में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से और एक एक्सेलरेटेड टेम्परेचर पे। तो ये इक्वेशन होती है हमारी आर्हेनियस इक्वेशन। जो हमारी स्टोक्स इक्वेशन है, तो स्टोक्स इक्वेशन हमारी जो रेट ऑफ सेटलिंग होता है या फिर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन डिस्पर्स सिस्टम्स में उसको स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है। जो हमारी यंग्स इक्वेशन है तो वो हमारी 3 फेज सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में जो 3 फेज सिस्टम्स होते हैं आइडियल सॉलिड्स या फिर प्योर लिक्विड्स के लिए, उसके लिए वैलिडेटेड रहती है।
जो हमारी माइकलिस मेंटन इक्वेशन है वो हमारी रिएक्शन काइनेटिक्स में मेनली यूजफुल रहती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अडल्ट डोज ऑफ अ ड्रग इज 250 mg। तो अडल्ट डोज किसी एक ड्रग की 250 mg है। तो व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट डोज फॉर अ 6-year-old चाइल्ड वेइंग 60 lb। तो एक बच्चा 60 lb है और उसकी उम्र 6 साल है, 6 साल का है वो। तो उसमें अप्रोप्रिएट डोज क्या होगी। तो इसमें सिंपली यंग्स फार्मूला लगेगा चाइल्ड डोज कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें सिंपली क्या होता है, जो हमारी चाइल्ड डोज CD इज इक्वल टू एज इन ईयर्स, एज ईयर्स में डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। सिंपल फार्मूला लगेगा। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एज हमें कितनी दी गई है 6 ईयर्स, नीचे 6 + 12 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज है हमारी 250 mg। तो इसमें सिंपली आ जाएगा हमारा ये 83.3 mg। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल आर सेफ्टी टेक्निक्स ऑब्जर्व्ड वाइल डिस्पेंसिंग द ड्रग्स एक्सेप्ट। तो इनमें से सारी जो हैं वो सेफ्टी टेक्निक्स हैं जो कि ड्रग की डिस्पेंसिंग के टाइम पे ऑब्जर्व की जाती हैं, एक को छोड़ के। तो इसमें देखते हैं, फर्स्ट है डू नॉट वर्क ऑन सेवरल प्रिस्क्रिप्शन। तो ये एक सेफ्टी टेक्निक है कि एक टाइम पे एक प्रिस्क्रिप्शन पे ही वर्क करना है। सेकेंड है डू नॉट प्रेशर टू रश, रश में प्रेशराइज नहीं होना है, तो ये भी एक सेफ्टी टेक्निक है। डू नॉट कंसल्ट टू डॉक्टर, तो ये एक सेफ्टी टेक्निक नहीं है। देन फोर्थ इज डू नॉट चैट वाइल डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग के टाइम पे चैट नहीं करनी है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल द ड्रग्स गिवन बिलो मे रिक्वायर थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग एक्सेप्ट। तो इनमें से जो भी ड्रग हैं, इनमें से एक ड्रग को छोड़ के सारे जो हैं वो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग उनकी ज़रूरी रहती है। तो पहले बात करूँ थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की। तो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम जो हमारा ड्रग है उसके इफ़ेक्ट को मॉनिटर करते हैं, उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मेज़र करके। तो ये हमारा डिफरेंट कंडीशंस में यूज़फुल होता है। उन कंडीशन के बारे में बताता हूँ। जैसे कि अगर हमारा ड्रग जो है उसका लो सेफ्टी मार्जिन है, ठीक है, सेफ्टी मार्जिन उसका लो है, जैसे कि थियोफाइलिन में होता है, डाइजोक्सिन में, लिथियम में होता है, या फिर इन केस ऑफ पॉइजनिंग के केस में थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग यूज़फुल होती है, या फिर हमारा जो इंडिविजुअल वेरिएशन जो है वो ज़्यादा है, इंडिविजुअल वेरिएशन ज़्यादा है, या फिर टॉक्सिक ड्रग्स के केस में, टॉक्सिक एंड एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के केस में। तो इन सारी कंडीशंस में ये यूज़फुल रहता है। अगर बात करूँ अभी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग नो यूज़ कि किस कंडीशन में इसका यूज़ नहीं है। तो अगर हमारा ड्रग्स जिसका रिस्पॉन्स जो है वो ईज़िली मेज़र हो सकता है, ईज़िली मेज़रेबल है, तो उस कंडीशन में थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का कोई यूज़ नहीं रहेगा। अगर एक और कंडीशन है, अगर ड्रग जो है वो हमारा एक्टिवेट होता है बॉडी में, जैसे कि हमारे जो प्रो ड्रग्स होते हैं वो बॉडी में जाके एक्टिवेट होते हैं, तो उस केस में भी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का यूज़ नहीं है। अगर बात करूं कोई ऐसा ड्रग जिसका इफ़ेक्ट लंबे टाइम तक रहता है, 10 घंटे 20 घंटे ज़्यादा टाइम तक रहता है, तो उस केस में भी हमारा थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग यूज़फुल नहीं है। या फिर ऐसे ड्रग्स जिनका इरिवर्सिबल एक्शन रहता है, तो उस केस में भी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग यूज़फुल नहीं है, जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक होते हैं एंड अदर जो भी ड्रग्स होते हैं, तो उस केस में भी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का इफेक्ट यूज़ नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलग्रेस्टिम, फिलग्रेस्टिम इज, तो फिलग्रेस्टिम क्या है।
तो जो हमारा फिलग्रेस्टिन है ये हमारी एक सिंथेटिक फॉर्म होती है, सिंथेटिक फॉर्म बोल लो या फिर सिंथेटिक प्रेपरेशन किसकी, एक कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर की, एक कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर की एक सिंथेटिक फॉर्म है जो कि न्यूट्रोपीनिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, जो कि सेवरल कैंसर मेडिसिन की वजह से होती है। न्यूट्रोपीनिया की बात करूं तो न्यूट्रोपीनिया जो है उस कंडीशन को कहेंगे जब हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं, कमी हो जाती है वाइट ब्लड सेल्स की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर इज फिलग्रेस्टिज्म। ठीक है, तो अगर इसकी बात करूं तो ये क्या करता है, तो जो हमारा ग्रेनुलो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है दैट इज़ फिलग्रेस्टिम, तो ये हमारा हेल्प करता है बोन मैरो को हेल्प करता है कि वो ज़्यादा मोर वाइट ब्लड सेल्स जो है वो फॉर्म करे, ज़्यादा से ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स बनाए, उसमें बोन मैरो को हेल्प करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट स्टडी द इनहेरिटेड डिफरेंस इन ड्रग रिस्पॉन्स इन द पॉपुलेशन और एथनिक ग्रुप इज कॉल्ड। तो फार्माकोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो स्टडी करती है इनहेरिटेड डिफरेंसेस को, ठीक है, इनहेरिटेड डिफरेंसेस को ड्रग रिस्पॉन्स में स्टडी करती है एक पॉपुलेशन में, उसको क्या कहते हैं, तो वो हमारी आती है फार्माकोजिनोमिक्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर बात करूं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की, तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होती है हमारी स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमंस में ड्रग्स की स्टडी को क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहा जाता है। देन फार्माको इकोनॉमिक्स, तो ये एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो कि कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कॉस्ट यूटिलिटी, इन डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करके फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं और ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं उनको कंपेयर करने के लिए हेल्प करती है। देन बात करूँ इथनो फार्माकोलॉजी, तो इथनो फार्माकोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है हमारे बायोलॉजिकल एक्टिव एजेंट्स की, जो कि ट्रेडिशनली ऑब्जर्व किए गए हैं मैन के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस फॉर ओरल यूज कंटेनिंग शुगर आर कॉल्ड। तो हमारे हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन जिनमें, ठीक है, ओरल यूज़ के लिए शुगर होती है वो होते हैं हमारे स्पिरिट्स। तो इसमें जो अल्कोहल की कंसनट्रेशन होती है वो काफ़ी हाई रहती है, 60% से भी ज़्यादा जो है वो कंसनट्रेशन स्पिरिट्स में अल्कोहल। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीमिंग एंड कोलेसेंस में अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ। तो क्रीमिंग एंड कोलेसेंस इनमें से किसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। तो पहले बात करूँ क्रीमिंग की, तो क्रीमिंग हमारा, हम उस चीज़ को जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं वो इमल्शन के सरफेस के ऊपर आ जाए तो वो आ जाती है हमारी क्रीमिंग। बात करूँ कोलेसेंस की, तो कोलेसेंस एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि दो से ज़्यादा ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कांटेक्ट में आके एक दूसरे के साथ मर्ज होके एक बड़ा डॉटर ड्रॉपलेट जो है वो फॉर्म कर देते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं इमल्शंस के केस में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटीसी ड्रग्स मींस। ओटीसी ड्रग्स क्या होते हैं, तो ओटीसी होता है हमारा ओवर द काउंटर ड्रग्स। तो ये वो ड्रग्स होते हैं जिसको लेने के लिए आपको प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, विदाउट प्रेस्क्रिप्शन भी आप उसको मेडिकल स्टोर से बाय कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ड्रग्स विच कैन बी डिस्पेंस्ड ऑन पेशेंट डिमांड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
ऑक्सिलरी लेवल्स डू नॉट कंटेन एन इन्फॉर्मेशन लाइक, तो ऑक्सिलरी लेवल्स जो हैं वो क्या होते हैं, तो ऑक्सिलरी लेवल्स हमें एक सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग सेफ एडमिनिस्ट्रेशन, यूज़ एंड स्टोरेज ऑफ मेडिकेशन, और ये फार्मासिस्ट के द्वारा दिए जाते हैं अलॉन्ग विद द प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसमें जो मेन आ जाते हैं ऑक्सिलरी लेवल्स, उसमें शेक वेल, बिफोर यूज़, कीप इन एक्सटर्नल यूज़ ओनली, ये सारे ही ऑक्सिलरी लेवल्स में आ जाते हैं। लेकिन टेक 1 टैबलेट 4 टाइम्स अ डे फॉर 10 डेज, ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर के द्वारा जो है वो लिखा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल टीयर्स में कंटेन, तो हमारे जो आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं उसमें इनमें से कौन सी चीज़ प्रेजेंट रहती है। तो आर्टिफिशियल टीयर्स मीन्स नकली आंसू, तो उसमें मेनली हमारा कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज मेन ड्रग रहता है आर्टिफिशियल टीयर्स में। इसके साथ साथ में और भी ड्रग्स होते हैं जैसे कि डेक्स्ट्रन हो गया, ग्लिसरीन हो गया, हिप्रोमेलोस हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप के जो ड्रग्स हैं ये हमारे आर्टिफिशियल टीयर्स में होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन डीटीपी वैक्सीन पी करस्पॉन्ड्स टू, अगर मैं डीटीपी की बात करूं तो डीटीपी की फुल फॉर्म होती है, डी से होता है डिप्थेरिया, टी से हो गया टेटनस, एंड पी से हो गया पर्टूसिस। तो ये होगी डीटीपी की फुल फॉर्म। अब डीटीपी में पी का मतलब क्या होता है, तो पी होता है हमारा पर्टूसिस, एंड पर्टूसिस को कहा जाता है बूपिंग कफ। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फॉलोइंग आर ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन सी हमारी ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम अगर फर्स्ट की बात करें एन एडवर्स इफेक्ट फ्रॉम अ मेडिकेशन, तो ये हमारी ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम है कि ड्रग की वजह से कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं। देन सिम्टम्स कॉज बाय अंडर ट्रीटमेंट, फिर ट्रीटमेंट के टाइम पे सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हमारी ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, अगर मल्टीपल ड्रग दी जा रही है तो उसमें ड्रग्स के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रही है। एंड एन अनडाइग्नोस कंडीशन, तो ये हमारी एक ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इन द वैनिशिंग क्रीम इज यूज फॉर इमोलियंट इफेक्ट, तो इनमें से कौन सा वैनिशिंग क्रीम में यूज़ होता है टू प्रोवाइड इमोलियंट इफेक्ट। तो पहले बात करूँ इमोलियंट इफेक्ट की, तो इमोलियंट इफेक्ट जो है वो हमारा जैसे कि जो हमारी स्किन होती है उसको सॉफ्ट या फिर सूद करने के लिए, स्मूथ करने के लिए दिया जाता है, तो उस कंडीशन को हम इमोलियंट इफेक्ट कहते हैं। तो ये हमारा ग्लिसरीन जो है वो यूज़ किया जाता है वैनिशिंग क्रीम में फॉर इट्स इमोलियंट इफेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द प्रोडक्ट हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड होली और पार्शली बाय अनदर ड्रग इट इज़ नोन एज, तो अगर कोई प्रोडक्ट उसको अगर पूरा का पूरा या फिर पार्शली दूसरे ड्रग के साथ सब्सटीट्यूट कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अडल्ट्रेटेड ड्रग्स। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है स्पूरियस ड्रग एंड अडल्ट्रेटेड ड्रग्स। मैंने भी काफ़ी जगह पे ये सर्च किया, तो स्पूरियस ड्रग में भी मुझे सेम स्टेटमेंट देखने को मिली एंड अडल्ट्रेटेड ड्रग्स में भी सेम स्टेटमेंट मुझे देखने को मिली है। तो इसमें जो स्पूरियस ड्रग है उसमें मेरे को दो स्टेटमेंट देखने को मिली, एक तो यही कि इफ़ द प्रोडक्ट हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड होली और पार्शली बाय अनदर ड्रग इट इज़ नोन एज स्पूरियस ड्रग। एक और स्टेटमेंट थी लाइक इफ़ इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड अंडर द नेम ऑफ अनदर ड्रग, ठीक है, अगर उसे मैन्युफैक्चर किया जाए अदर ड्रग के नाम के ऊपर तो भी वो स्पूरियस ड्रग है। अडल्ट्रेटेड ड्रग में भी एक स्टेटमेंट ये मिली एंड आंसर की में भी यही आंसर था, तो मैंने इसे ही कंसीडर किया है फाइनल आंसर। एंड इसमें अदर स्टेटमेंट दैट इज़ इफ़ इट कंसिस्ट इन होल या फिर इन पार्ट, कोई भी ऐसा फिल्दी प्यूट्रिड या फिर डीकम्पोज सब्सटेंस उसमें ऐड किया गया है तो उसे अडल्ट्रेटेड ड्रग कहेंगे।
ठीक है, अडल्ट्रेशन का मीनिंग ये होता है मिलावट करना। देन बात करूँ मिस ब्रांडेड ड्रग की, तो मिस ब्रांडेड मीन्स उसकी ब्रांडिंग अच्छे से नहीं हुई है, उसका लेबल जो है वो इतना अच्छा नहीं है, या उस पर जो चीज़ें लिखी गई हैं वो उसकी एक्टिविटी को अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर रही हैं, तो वो सारा उसमें मिस ब्रांडेड ड्रग्स में आ जाएगा। पॉइजनस ड्रग, अगर कोई भी ड्रग पॉइजनस इन नेचर है तो वो हमारे पॉइजनस ड्रग आ जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन इज साइड इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो इनमें से किस हाइपरटेंसिव ड्रग का जो साइड इफ़ेक्ट है उसमें लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन आता है? तो जो हमारा कैप्टोप्रिल है, तो कैप्टोप्रिल हमारा एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जिसकी वजह से लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन जैसा साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।